अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी स्पार्क स्पोर्ट। आज हम बात करेंगे शुएब भाई के साथ, क्योंकि शुएब भाई बड़ी फेवर कर रहे थे पाकिस्तानी टीम कम बैक करेगी और ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी, जबकि मेरा ये कहना था कि ऑस्ट्रेलिया ने जब भी कम बैक किया तो वो किसी टीम को भी नहीं देखेगी। 99 वर्ल्ड कप की मिसाल हमारे सामने है। नॉकआउट पोजीशन बन गई थी, उनके पास कोई चांस नहीं था, लेकिन वो फाइनल तक जीतते ही गए थे। और जबकि पाकिस्तानी टीम ऐसी है कि एक बार डाउन चली जाए तो बहुत मुश्किल होता है वापस आना। अब जो टॉप फोर पोजीशन पे थी पिछले 3 मैचेस में, वो 5वें नंबर पे जा चुकी है पाकिस्तानी टीम। तो शुएब भाई से बात करते हैं। जी शुएब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुएब भाई, आपकी 2 प्रिडिक्शन गलत होगी, मेरी 2 सही होगी। और अगला मैच अब जो आ रहा है उसमें भी हम जब आएगा उस वक्त बात करेंगे। लेकिन बहरहाल कल के मैच की अगर हम बात करें, कल पाकिस्तान को जो स्कोर पड़ा, ठीक है पड़ जाता है कोई इतना, लेकिन हमें बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में हमें किसी जगह पे भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे बॉलर गेंद को मूव करवा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। शाहीन ने सिर्फ 9 लेंथ पे रख कर जो विकेट हासिल किए हैं, लेकिन उस तरह उसका बॉल भी मूव नहीं हो रहा। हमने बाद में देखा माफ़ कीजिएगा, मिचेल स्टार्क का बॉल पहले ओवर से ही मूव हो रहा था, लेकिन पाकिस्तानी ये क्यों नहीं कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात जो है वो इस तरह है कि जब तक पाकिस्तान की टीम अपना आखिरी मैच नहीं खेल लेगी तो मेरी प्रिडिक्शन जो है वो यही रहेगी, सेम टू सेम। पाकिस्तान जो है वो लाजमी तौर पे कम बैक करेगा। लेकिन अगर हम इस टाइम बात की जाए बॉलर्स की, तो बिल्कुल हमारे जो बॉलर्स हैं वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं और परफॉर्म जो है वो उनसे हो नहीं रहा, आउट ऑफ फॉर्म है बॉलर्स। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये बात शायद आप भी मानेंगे इस बात को, कि मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो चेस करने में बहुत जो है वो प्रॉब्लम होती है, नहीं कर सकती टीम। तो आप देख लें कि ये फटा विकेट था, इजीली स्कोर चेज हो सकता था। ओपनिंग जो है वो अच्छा टारगेट इनको मिल गया था, ओपनिंग्स की स्टैंड अच्छा दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद आप देख लें कि सर्वाइव नहीं कर सके। तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बड़े बड़े फैसले करना होंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो देखें आगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा, आसानी करेगा, यही कह सकते हैं। अच्छा चलें, हम चेजिंग की बात करते हैं। तो चेजिंग के ऊपर अगर हम आएँ तो ओपनर ने स्टार्ट अच्छा दिया, लेकिन अप टू मार्क उसको मैं अभी भी नहीं कहता कि जिस तरीके से हमें होना चाहिए। तो बहुत थोड़ी बॉल्स और बहुत ज़्यादा स्कोर पीछे छोड़ के गए थे, लेकिन उस टाइम ये पोजीशन थी कि अभी पीछे सारी विकेटें पड़ी थी, इस वजह से मैं उनको कुछ मार्क्स दे सकता हूँ। लेकिन उसके बाद आने वालों ने क्या किए, एकदम 3 विकेटें, एक आउट हुआ। और इमामुल हक के पास शॉट्स की पता नहीं, उसके पास सिलेक्शन सही नहीं है, या उसके पास है नहीं है, या वो कट खेल लेता है या पुल मार देता है। ड्राइव उसका एक आधा में नज़र आता है, इसके अलावा उसके पास शॉट्स नहीं है, या वो अप्लाई नहीं कर रहा है या डरता है। अब्दुल्ला शफीक नए प्लेयर हैं, वो फिर भी चारों तरफ खेलते हुए नज़र आए, लेकिन इमामुल हक के अंदर वो करंट नहीं नज़र आया। उसके बाद अगर हम बात कर लें, जो नेक्स्ट है बाबर अभी तक वर्ल्ड कप में बिल्कुल ऑफ कलर चल रहा है। बाबर अगर वर्ल्ड कप में नहीं चलेगा तो हमने 4 साल बाबर का अचार तो नहीं डालना। बिल्कुल जी, बात आपकी सही है। मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ना वो आउट ऑफ फॉर्म है। इमामुल हक की जहाँ तक आप बात करें, इमामुल हक जो है वो बहुत अच्छा बैटर है। आप उसकी एवरेज, बैटिंग एवरेज देख लें आप, 50+ उसकी एवरेज आ रही है, और 50+ जिसकी एवरेज हो वो एक अच्छा जो है बैटर वो कंसिडर होता है। मसला ये है कि शॉर्ट सिलेक्शन की जहाँ तक आप बात करें, सम टाइम ऐसा होता है कि बॉल जो है वो नहीं बैट पे आता पूरे तरीके से, स्ट्रगल एक मिनट, सॉरी, इमामुल हक के साथ हर वक्त ही ऐसा होता है। जब भी आउट होता है ना, कि उसमें बॉलर का कमाल नहीं होता, बैट्समैन का कसूर होता है जिस पे वो आउट होता है। जी बिल्कुल होता है। होता ऐसे ही है कि जब बैटर गलती करता है तो तब वो आउट होता है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि मैं बजाते खुद जो है इमामुल हक को मैं लाइक करता हूं कि वो इस सेंस में कि आप उसकी बैटिंग एवरेज, उसके रिकॉर्ड्स वगैरह देख लें, स्टैंड जो है वो ओपनिंग स्टैंड अच्छा दे देते हैं। लेकिन कल उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि जब आपने इतना स्कोर कर लिया था तो आपको 100 पे जाना चाहिए था, 100 करना चाहिए था। आप वही बात होगी ना, देखेंगे जिस तरह ओपनिंग हमारा प्लेयर आउट हुआ है, उसके बाद बाबर आजम आए हैं, वो आउट हो गए, लाइन लग गई, और हम जो है वो 300 स्कोर या 305-7 स्कोर पे हमारी पूरी टीम जो है वो आउट हो गई है। तो ये चीज़ जो होती है, ये रन चेस करना जो है ये हमें नहीं आता। मेन प्रॉब्लम ये है, हमें चेस करना नहीं आता, या यूँ समझ लें कि हम दलेर नहीं है। और जो दलेर होता है वो प्लेयर होता है, हम प्लेयर नहीं है। तो इसलिए हमें जो है वो दलेर होना पड़ेगा। तो क्या कबड्डी का मैच शुरू करा दें, हमारी टीम को कबड्डी के लिए भेज दें? अगर दलेरी नहीं है, उधर दलेरी चाहिए होती है। सर दलेरी जो है वो देखिए यहाँ से होती है, ये चीज़ जो होती है ना, यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
जब आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो फिर आप जो है वो परफॉर्म करेंगे। देखें इतने मैचेस खेलने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आए तो मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं। ग्लोरी प्लेयर आपको अल्लाह ने दे ही दिया था, हैदर अली, उसको आपने मिस किया। बहरहाल अब हम इस मौके पर वो बात कर रहे हैं। अब एवरेज की बात करते हैं या परफॉर्मेंस की बात करते हैं। आपको याद हो कि तेंदुलकर जिस मैच में सेंचुरी करता था हार जाता था वो। ऐसे स्कोर का क्या फ़ायदा या ऐसे पर्सनल आपका क्या फ़ायदा जो टीम के काम ना आ सके? उस स्कोर का क्या फ़ायदा, उस एवरेज का क्या फ़ायदा? मैं इस एंगल से देखता हूँ। वो आखिरी 4 स्कोर भी मैं कहता हूँ जो एक बॉल पे या 6 बॉलों पे बनाए गए हों फंसे मैच में, जिससे टीम को फ़ायदा हो, मैं तो वो चाहता हूँ। लेकिन इमामुल हक के जितनी भी एवरेज है वो पाकिस्तानी टीम के अभी तक उसने कोई मैच विनिंग इनिंग्स मेरे ख्याल से एक आयरलैंड के खिलाफ जो एक मैच हुआ था वो जितवाया था इसने, उसके अलावा आज तक इमामुल हक की कोई मैच विनिंग हमें नज़र नहीं आई इनिंग्स उसने खेली है। जी जी बिल्कुल ऐसी है। इमामुल हक की जहाँ तक आप बात कह रहे हैं वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें हमने तो इस टाइम ये देखना है कि इस वक्त हमारे पास है क्या। इस वक्त जो हमारे पास स्टफ़ है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इमामुल हक को आप साइड पे करते हैं तो क्या ऑप्शन है आपके पास? मोहम्मद हारिस है, अगर आप उसको लेके आती हैं। अब इमामुल हक का एक तो एक्सपीरियंस भी है और उसके बाद अभी वो वर्ल्ड कप के सारे मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी जो है इसमें जो है उनको रिप्लेस किया जाएगा। तो अभी जो चीज़ चल रही है 2 से 3 तब्दीलियाँ मैंने कहा था होनी चाहिए। उसामा मीर को आप देखने लाए हैं तो बात वही आ गई कि आप देख लें कि जिस तरीके से उन्होंने कैच ड्रॉप किया है, अगर वो कैच ले लेते तो हो सकता है उसके बाद बैक टू बैक जो है विकेट्स उनकी गिरती और पोजीशन कुछ और होती है, लेकिन वो बहुत आसान कैच था। हम असामा की बात, कैच छोड़ना पाकिस्तान की वैसे भी रवायत है, चलें छोड़ दिया। इसके ऊपर अगर हम बात करें, कल कप्तानी जो बाबर आजम ने की है, उसामा मीर जिसको उनके शॉट लग रहे थे उससे 10 ओवर करवा लिए ना। मोहम्मद नवाज जो कि कदरे बेहतर इससे बॉल कर रहे थे, एक्सपीरियंस भी थे, उनसे पूरे मैच ओवर नहीं करवाए। और जो इफ्तिखार अहमद हैं 8 ओवर में 37 स्कोर दे के बैठे थे, यार उससे 2 ओवर करवा लो। ये कप्तानी के अंदर ऐसी क्या बात है? क्यों एक नया प्लेयर आ गया उसको चेक कर लिया, उसको पढ़नी शुरू होगी, उसको थोड़ी देर रेस्ट करवाएं, या उसका जो एतमाद है, या फिर इसके पीछे अपनी दोस्तियाँ ही हैं क्योंकि एक बार इसको ले आया, अब शादाब दोबारा ही आ जाएगा क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस नज़र आ गई है। एक बंदे के ऊपर इतना प्रेशर डाला, 2 सीनियर आपके पास बॉलर पड़े हुए हैं, उनको आपने चांस नहीं दिया, हालांकि वो परफॉर्मेंस भी अच्छी कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि ये उसको लाके गंदा करना ही मकसूद था? देखिए बिल्कुल ये आपकी बात में वज़न है, हो सकता है ऐसा भी कुछ सीन चल रहा हो अंदर खाते, लेकिन मैं इस हवाले से आपको यही कहूँगा कि जहाँ पे इफ्तिखार हमारे बॉलिंग कर रहे थे उनको पूरे ओवर कराने चाहिए थे। उसके बाद नवाज़ ने अच्छी बॉलिंग की है, उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए था, उनको पूरे ओवर उनको खिलाने चाहिए थे, पूरे ओवर करवाने चाहिए थे उनको। लेकिन ये मेरी भी समझ से बाहर है बात कि जिन प्लेयर्स को मार नहीं पड़ी थी उनको जो है वो ओवर नहीं दिए गए, और जिनको मार पड़ती रही है कंटिन्यूसली उनको प्रॉपर तरीके से ओवर दिए गए हैं और उनको 10 ओवर पूरे करवा दिए। ये बात मेरी भी समझ से बाहर है, लेकिन ये है कि अगर आप इफ्तिखार के ओवर पूरे करवा लेते और नवाज के ओवर पूरे करवाते तो लाजमी तौर पे 10, 20, 30 रन का फ़र्क पड़ता, आप मैच के बिल्कुल क्लोज चले जाते। वही 2 ओवर आप हारिस रऊफ के भी रोक के किसी से करवा लेते, उसामा के करवा लेते, लेकिन पता नहीं क्या बात है। अच्छा, एक आपने देखा होगा ज़हीर अब्बास हमारे होते थे, रन्स बनाने की मशीन होते थे, उनका नाम होता था कि जिधर भी जाते थे रन्स बनाते थे। तो हमारे पास अब एक बॉलर आ गया है हारिस रऊफ जो कि रन्स देने की मशीन है। मैं तो उसका नाम ये आज से कंसीडर करूँगा क्योंकि T20 ले लें, टेस्ट ले लें, वनडे दे दें, सबसे ज़्यादा एवरेज से रन्स देता है। स्पीड निकालना ही मकसूद है। तो भाईजान फिर शोएब अख्तर जैसा कोई 2-3 बॉलर ले आए, कोई बात नहीं, सिर्फ टांगे तोड़ें, सर तोड़ें, क्रिकेट तो खेलनी नहीं है। स्पीड निकालने से नहीं होता, इसको डोमेस्टिक नहीं खिलवाना चाहिए। लाइन लेंथ इसकी सही हो, 4 डेज़ में इसको लेके आए, इसको पता चले कि भाईजान गेंद किधर करना है। सिर्फ ये T20 से उठ के आ गया, टेप बॉल से उठ के आ गया, ठीक है, हम उसको मैं बुरा नहीं कहूँगा, उसके मसला ये है कि उसकी ट्रेनिंग ही पूरी नहीं है। आप क्या कहेंगे हैसियत कोच? देखें हारिस रऊफ की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना, हारिस रऊफ में एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पेस है, उस पेस की वजह से जो है उसको डाला गया है। और दूसरी बात यह है कि उनके पास वेरिएशन बहुत अच्छी है। अब वो उसको यूटिलाइज़ नहीं करते या वो एज मार जो पड़ रही है तो ज़ाहिर है बॉलर जो है वो अपनी लाइन लेंथ ख़राब कर देते हैं, भूल जाते हैं। एज अ कोच मैं ये मशवरा दूंगा कि हमारे जितने भी बॉलर्स हैं स्पेशली फास्ट बॉलर, उनको अगर विकेट सपोर्ट नहीं कर रही, मदद नहीं दे रही, तो सबसे बेहतरीन हल ये है
कि वो लाइन लेंथ पे बॉल करें। जब वो लाइन लेंथ पे बॉल करेंगे तो उनको मार बहुत कम पड़ेगी। एज ए कोच मेरा ये मशवरा है पाकिस्तानी हमारी जो टीम है कि जो भी आप बॉलर देखेंगे, जैसे शहीन शाह अफरीदी ने कल लाइन लेंथ पे बॉल की है तो उसको बहुत फ़ायदा हुआ है। इवन कि हसन हसन अली का एक पहले ओवर में एक ओवर में मिचेल मार्श ने पहली बॉल पे छक्का मारा मिचेल मार्श ने, लेकिन हसन अली ने उससे 5 गेंदें अगली बिल्कुल स्टॉप करवाई हैं, अपनी लाइन पकड़ ली उसने कहा ये यहाँ से मार रहा अब इसको यहाँ पे रखूँगा। तो क्या हारिस रऊफ कब सीखेगा? साथ उसने PSL के अंदर आ गया हुआ, दूसरे तीसरे एडिशन से बीच में शामिल हुआ, 5 साल उधर हो गए हैं, 2-3 साल पाकिस्तान के साथ हो गए हैं, इंटरनेशनल लीग्स भी खेलने जाता है, तो इसको सीखना चाहिए। शाहीन अफरीदी जो है उसको आना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास ज़मान है, उसकी वेरिएशन देख लें क्या है। वो बच्चा है कल का, वो लास्ट ओवर कर रहा होता है, आप उधर चले जाएं बिग बैश में चले जाएं या दूसरे जहाँ पे ये इंग्लैंड में खेल के आया वहाँ पे भी वो लास्ट ओवर कर रहा होता है और मैच जिता रहा होता है। तो क्या हारिस रऊफ के पास वो वैरायटी नहीं? हालांकि दोनों एक ही टीम में खेल रहे होते हैं, एक ही कोचेज़ होंगे यहाँ पे इनके, और बिल्कुल एक ही कोचेज़ होंगे। और दूसरी बात ये है कि ज़मान खान के पास भी वेरिएशन बहुत अच्छी है, वेरिएशन से बॉल डालते हैं। बैट्समैन जो हैं, बैटर्स जो हैं, वो पजल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आउटसाइड एज होता है और वो बॉल ऊपर चला जाता है, कैच हो जाते हैं। तो ये सब टेक्निक्स होती हैं बॉलर्स के पास, बॉल को स्पीड से करवाना और वेरिएशन से करवाना, तो वो तो यूटिलाइज़ करते हैं। और शायद यही वजह है कि हारिस रऊफ को भी, हालांकि हारिस रऊफ मेरी समझ से बाहर है कि वो इस वर्ल्ड कप में क्यों इतने जो है अफेक्टेड साबित नहीं हो पा रहे। पिछले भी जो अगर हम देख लें ना कुछ अरसे से। और दूसरी एक और बात अगर मैं कह दूं कि हमारे पास T20 के प्लेयर उठा लें, वनडे की टीम उठा लें, T20 की टीम उठा लें या टेस्ट की उठा लें, 2 से 3 प्लेयर्स चेंज कर रहे हैं। हमारे पास एक ही फॉर्मेट में सारों को खिलाएंगे तो वो स्पेशलिस्ट नहीं बनेगा। सूर्या कुमार यादव T20 का सबसे बड़ा प्लेयर है इस वक्त, मैं उसको कहूँगा, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उसको साइड पे रखा हुआ है। वजह यह है कि वो T20 स्पेशलिस्ट है। तो हमारे पास ऐसे प्लेयर्स क्यों नहीं है? अगर आता है तो कोई T20 में से निकल ही आए, उसको बजाय वनडे के टेस्ट में डाल देते हैं। ये कब चेंज करेंगे, कब करना? कैप्टन हमारा ऊपर से लेके नीचे तक तमाम टीमों ने पूरी टीम कैप्टन में चेंज की है। तो ऐसे तो मेरे ख्याल से ये जो अब आइंदा आने वाली क्रिकेट या मौजूदा क्रिकेट है, इसमें ये ऐसी गेम हमें नहीं नज़र आएगी या नहीं चल सकते ज़्यादा देर तक, फिर ऐसी ही परफॉर्मेंस नज़र आएंगी। सर ये तो बात आपकी बजाय है कि हमारे पास बेसिकली जो स्टफ़ है वो बिल्कुल महदूद है। यही वजह है कि जब हमारे पास कोई प्लेयर्स डेवलप होकर जब आता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बिल्कुल भी उसको रिलैक्स नहीं करते, हम छोड़ते नहीं हैं। अगर वो T20 का प्लेयर है तो उसको हम वनडे भी खिला देते हैं, उसको हम रेड बॉल की क्रिकेट भी खिला देते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लेयर की बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है और प्लेयर्स को देखना चाहिए कि ये प्लेयर जो है ये वाइट बॉल का प्लेयर है या रेड बॉल का प्लेयर है, ये देखने की इससे फॉर्मेट भी देखना है, फॉर्मेट देखना है। बिल्कुल वाइट बॉल में T20 भी आ जाता है, वनडे भी आ जाता है। बिल्कुल सही। तो जब तक ये चेंज नहीं करेंगे तो हमारी क्रिकेट ऐसी ही रहेगी, वो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे पास जो गिने चुने प्लेयर हैं वही यूज़ हो रहे होते हैं और उसमें से कोई इंजर्ड हो जाए तो हमारे पास जो बैकअप होता है वो भी वैसा ही होता है। हमारे पास जब तक पहले विल्स कप होता था या डोमेस्टिक होती थी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती थी, लेकिन जब से वो ख़त्म हो गया T20 ही हमने रख लिया जी कि T20 में जिसने IPL में या PSL में या इस तरह की किसी लीग में परफॉर्म कर दिया उसको तीनों फॉर्मेट के लिए सिलेक्ट कर लिया। जब तक इसको चेंज नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से हम ऐसे ही पिटते रहेंगे और ऐसी ही परफॉर्मेंस हमें नज़र आती रहेगी पाकिस्तानियों की। अच्छा, अब अगला मैच आ रहा है अफ़गानिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान ये मैच भी खुदा ना खासा हार जाता है तो पाकिस्तान के लिए अगले 4 के 4 मैच जीतने या बीच में से कोई भी मैच एक भी हार जाता है तो पाकिस्तान के पास गलती की गुंजाइश नहीं है। तो क्या अफ़गानिस्तान के साथ हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या, क्योंकि उनके स्पिनर बड़े वर्ल्ड क्लास हैं, क्या बैटिंग ऑर्डर हमारा यही होना चाहिए या बैटिंग ऑर्डर में चेंजिंग चाहिए हमें या मज़ीद कोई बैट्समैन बीच में ऐड करना चाहिए? देखिए जी, अब जो है ना वो मेरे ख्याल से आप जो अफ़गानिस्तान का जो मैच है उसको आप डू एंड डाई सिचुएशन पे ही समझें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बारिश का सीन भी हो सकता है। आपको पता है कि क्रिकेट है, तो आप ये ना समझें कि अफ़गानिस्तान से आप जीत जाएंगे तो बाकी हो सकता है अगले मैचेस में किसी में बारिश हो जाए, पॉइंट्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाएँ। तो आप यही समझें कि अब आपको मैचेस जो हैं वो तमाम जो है वो जीतने पड़ेंगे और उसके लिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव आप जाएँ। और जहाँ तक तब्दीलियों की बात है तो तब्दीलियों में भी ऐसा होना चाहिए कि आप 2 से 3 तब्दीलियाँ जो हैं वो मेरे ख्याल से होनी चाहिए। जो प्लेयर आपके आउट ऑफ फॉर्म है उनको आप रेस्ट दें, और जो जिनको आपने चांस नहीं दिया और जिनको आप समझते हैं तो आप उनको बिल्कुल चांस दें। अब उसामा मीर को एक आपने मैच में मौका दिया है तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर उनको मार पड़ गया है तो आप उनको बिठा दें, उनको दोबारा मौका दें, क्योंकि शादाब खान भी कंटिन्यूसली मैचेस खेलते आ रहे हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। देखो, कभी भी किसी को मौका देना होता था ना तो हल्की टीम के खिलाफ, इधर
जिसको फ्लॉप करना हो ना, exactly, ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कि planning किसी होती प्लेयर है, को planning होती है। फ्लॉप करना, बड़े मैच के अलावा बड़ी टीम के साथ उसको खिला दिया जाए ताकि उसका कॉन्फिडेंस बहाल ना हो और सामने वो उसका परफॉर्मर रख दिया जाए, भाईजान ये इसकी परफॉर्मेंस है, ये इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। जबकि किसी भी प्लेयर को चेक करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा पैमाना होता है कि छोटी टीम के साथ खिला के एक तो उसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दूसरा वो अपने आप को दूसरी बार जब मैदान में उतरेगा तो कंफर्टेबल फील करेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई किसी भी छोटी टीम के खिलाफ बिल्कुल उसामा मीर को जो है वो चांस देना चाहिए था। और अभी मैं तो आपको ये कहूँगा कि नेक्स्ट मैच में भी आप उसामा मीर को चांस दें। और साथ में अगर आपको कोई फास्ट बॉलर जो आप समझते हैं अगर रिप्लेस करना है तो जमान खान, मोहम्मद वसीम पड़ा है और तो कुछ भी नहीं है, जमान उससे खान तो हजार सर जमान को नहीं लेके आ सकते, वो रिजर्व प्लेयर है। अच्छा लेकिन अच्छा, जमान भी रिजर्व में है, हारिस भी रिजर्व में है और इब्रार भी। मेरे ख्याल से अगर किसी को लाना है तो इस टाइम आपके पास बेहतर ऑप्शन जमान और इब्रार थी, लेकिन वो क्योंकि कोई इसमें से इंजर्ड हो या किसी वजह से कोई नहीं आएगा तो उसके अलावा हमारे पास वो नहीं आ सकते। बहरहाल देखते हैं जी अब अगला मैच कब होता है। आज 2 मैचेस लगे हुए हैं, एक नीदरलैंड का भी है और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच भी हो रहा है। इंग्लैंड भी कमबैक की पोजीशन में है, देखते हैं कि इस मैच में क्या होता है, इस हवाले से कल बात करेंगे। तो ये था हमारा आज का तज्जिया कल के मैच के ऊपर। हमारा जो चैनल है द स्पार्क स्पोर्ट, इसको देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।